जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच फिर से आज नए क्लास के साथ उपस्थित हूं। आज मैं शुरू करूंगा हिंदी मीडियम। आज हिंदी मीडियम का फर्स्ट यूनिट मैं शुरू करने जा रहा हूं। काफी परेशानी हो रही थी इंग्लिश मीडियम में कुछ लोगों का कि हिंदी मीडियम कब चलेगा। लो आ गया। आइए अब देखते हैं। आज शुरू करता हूं पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी देखिए, स्थिर वैद्युतिकी किसको बोलेंगे? तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि विद्युत जो है वो किसमें रहेगा? स्थिर रहेगा। वो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। जब चार्ज को स्थिर मानिएगा तब आप उससे संबंधित जो अध्ययन करिएगा, जो स्टडी कीजिएगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जिसका पहला लेसन कौन सा है? पहला लेसन है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला लेसन कौन सा है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश किसे कहेंगे? तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित करेगा और नहीं तो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, अब इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं। अब देखो, आवेश पता चल रहा है, आवेश किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल या स्मॉल, कोई भी क्यू से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। आवेश कितने प्रकार का है? आवेश दो प्रकार का है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है। एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आइए डायमेंशनल फॉर्मूला इसका देखते हैं। आप लोगों ने यहां पढ़ा था, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा ये सब पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं कई बार। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? तो विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो यहां से Q क्या है? Q है आवेश, T क्या है? समय है। तो आवेश Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? IT। Q इक्वल टू IT। अब यहां I क्या है? करंट है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा एक आधारी राशि है जिसका विमीय सूत्र और मात्रक होता है, जो स्वयं पर निर्भर होता है। तो यहां पर क्या हो गया? विद्युत धारा का विमीय सूत्र हम लोग लिख दिए A, और T क्या है? ये भी आधारी राशि है, समय है, तो इसका विमीय सूत्र हो गया T। तो ये क्या हो गया? AT। या एक और इसका होता है, यहां पर विद्युत धारा का विमीय सूत्र हम लोग I भी लिखते हैं और समय का क्या लिखते हैं? T। तो ये IT मतलब AT या IT दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आवेश का विमीय सूत्र AT या IT। ठीक है। अब आइए इसे किससे सूचित करेंगे? Q से सूचित करते हैं। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? तो आवेश का SI यूनिट क्या होता है? कूलॉम होता है। SI यूनिट क्या होगा? कूलॉम होगा। इसका CGS यूनिट क्या होता है? तो CGS यूनिट इसका स्टैट कूलॉम होता है। CGS यूनिट स्टैट कूलॉम। ठीक है। अब आइए यहां देखिए, सारा चीज यहां पर आपका है। ठीक है, यहां देखिए, यहां आवेश है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलॉम होता है। और विद्युत आवेश के मात्रक में देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक ये देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक जो है वो क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम, और एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ESU होता है। 1 कूलॉम में कितना होगा? 3 × 10⁹ ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक। इसमें एक कूलॉम में कितना EMU होगा? तो एक कूलॉम में होता है 1/10 EMU। EMU का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक।
आवेश कैसी राशि है? तो विद्युत आवेश का सिर्फ परिमाण होता है। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये कितना होता है, ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी दिशा किधर है। मतलब आवेश जो होता है उसका सिर्फ परिमाण है, उसका दिशा निश्चित नहीं होता है। इसलिए विद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब आइए यहां पर समझते हैं विद्युत आवेश जो है वो पदार्थ का एक मूलवर्ती गुण है, उसका बहुत ही मूल गुण है, बहुत और क्या है, यहां बिना द्रव्यमान का आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब आवेश का अस्तित्व उसके द्रव्यमान के कारण ही होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल। अगर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आवेश दो प्रकार के, एक है धन आवेश और एक है ऋण आवेश। अब अगर यहां पर धन आवेश और धन आवेश दोनों हो तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर ऋण आवेश ये भी तो समान आवेश हैं तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और अगर असमान आवेश हो, एक रहे अगर यहां धन आवेश और एक रहे ऋण आवेश, तो इनके बीच में कैसा बल होगा? आकर्षण बल। कैसा बल होगा? आकर्षण बल। आइए अब यहां से देखते हैं, यहां देखिए विद्युत आवेश। अब यहां से क्या है कि आवेश जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके गुण भी हमें समझना होगा। इसका गुण क्या क्या होता है, आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण इसका क्या है? आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। देखिए कहा तो जाता है कि आज साइंस बहुत आगे पहुंच रहा है, पर साइंस से पहले भी कुछ था। साइंस से पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बता के गया था, और आज यहां जितने भी साइंटिस्ट हैं उसी पर कुछ न कुछ नियम दे दे रहे हैं। जैसे महाभारत में जब यहां युद्ध होने वाला था तो अर्जुन जो थे वो रथ से कूद के भागना शुरू कर दिए, बोले कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे, हम कैसे युद्ध करें, वो हमारा चाचा है, वो हमारा भाई है, हम इन लोग पे बाण कैसे चलाएंगे, हम इसका जान कैसे लेंगे। उस समय कृष्ण ने एक बात कहा था। कृष्ण ने एक बात कहे थे, उन्होंने क्या बताया था कि देखो तुम किसी का भी हत्या कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका प्राण खत्म हो गया। ठीक, उन्होंने क्या बताया था कि उसका आत्मा जो है वो तो अमर है, वो सिर्फ उसके दुष्ट शरीर का नाश होगा। आत्मा क्या होता है? अमर होता है, सिर्फ उसके शरीर का नाश हो रहा है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। जस्ट यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ? यहां कहा जा रहा है कि यहां आवेश जो है वो क्या होता है? संरक्षित होता है, मतलब नष्ट नहीं होगा। आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट। जैसे कृष्ण जी बोले थे कि आत्मा न तो जन्म लेती है और आत्मा न तो मरती है, उसी तरह से आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट। इसका केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। और संपूर्ण आवेश, पूरा का पूरा आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। इसी सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर देखिए पहला गुण क्या हुआ? आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं। कैसे कैसे स्थानांतरण किया जाता है वो भी अभी समझेंगे। चलिए आइए दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण क्या कर रहा है कि आवेश जो है वो क्वांटमीकरण होता है। आवेश क्या होते हैं? क्वांटमीकरण होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां आवेशों को हम लोग काउंट कर सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। कौन से फॉर्मूला के द्वारा? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां Q क्या है? आवेश है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है वो। अगर वस्तु धनात्मक यहां धनावेशित है तो हम लोग क्या लेंगे? यहां प्लस। अगर वस्तु ऋणावेशित है तो क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, अब आइए यह समझते हैं कि आवेश के प्रकार क्या है, कैसे हैं। आवेश देखिए, आवेश कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो समझते हैं। यह हो गया चार्ज,
ठीक है, ये आवेश, ये दो प्रकार के, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया निगेटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां होता है और किस पर होता है और कैसे होता है। अब आइए इस बात को समझते हैं। अब क्या है कि जितने भी वस्तु हैं पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितना वस्तु है, सारा का सारा वस्तु किससे मिलकर बना? अणु से मिलकर बना है। ये जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? अणु से मिलकर बने हैं। ये जो अणु है ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हैं। ये सब क्या है? छोटे छोटे परमाणु। और ये परमाणु की संरचना कैसी होती है, ये परमाणु होता कैसा है, अब ये समझते हैं। तो परमाणु के केंद्रीय भाग को हम लोग कहते हैं नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। अब परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ अलग अलग वृत्ताकार पथ पर कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहां पर क्या है? प्रोटॉन, या और क्या है? न्यूट्रॉन। ये दोनों कहां होता है? परमाणु के नाभिक में। चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि दो आवेश है और दो प्रकार के आवेश, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, जिसमें समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशों में कैसा बल? आकर्षण। मतलब एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे पर कैसा बल लगाएगा? आकर्षण बल। इसको आप एक सिंपल से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्लस रहे, ठीक है, क्या रहेगा? प्लस रहे। अगर प्लस है, ठीक है, प्लस और प्लस है और माइनस है, तो इनके बीच में क्या होता है मेरे भाई? दो, यहां पर दुश्मनी। क्या होगा इसके बीच में? दुश्मनी होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को देखकर ही भागना शुरू। दोनों में 36 का आंकड़ा है। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, इनके बीच क्या है? दुश्मनी। और अगर एगो प्लस रहे और एक माइनस रहे तो इनके बीच में बड़ा ही तगड़ा वाला दोस्ती होता है। कैसा होता है? दोस्ती होता है। जैसे क्लास में आप लोग जब जाते हैं तो वहां क्या होता है कि पूरा क्लास अगर खाली रहे, ठीक, तो भी आप अपने दोस्त के पास जाकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? ताकि उससे बात कर सकें। क्या है ना कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। वही चीज यहां भी है। यहां प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल है? आकर्षण बल। इनके बीच दोस्ती है। अब यहां पर समझते हैं, प्रोटॉन पर क्या है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर क्या है? माइनस। प्रोटॉन पर क्या है? प्लस है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है? माइनस है। ठीक है। अब यहां न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये आवेशहीन है। अब क्या होगा? यहां प्लस यहां माइनस, इनके बीच में कैसा बल? आकर्षण बल। इनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें नाभिक क्या करेगा? आकर्षित करेगा और एक प्रबल बल लगाएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपने ही सेल में चक्कर लगाते रह जाएंगे और अपने सेल को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि दूरी कितना है। ठीक, अगर दूरी कम है तो बल का मान क्या होगा? ज्यादा। दूरी कम है तो बल का मान क्या होगा? ज्यादा। अभी तुरंत कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, वहां सब क्लियर होगा। ठीक, अब यहां समझिए, यहां पर दूरी अगर कम है यहां पर दूरी अगर कम है तो इनके बीच का बल क्या होगा? ज्यादा। बट जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की, नाभिक का पकड़ इस पर क्या होगा? कमजोर। और इतना कमजोर होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर चालक के अंदर कहीं भी गति करना शुरू कर देंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होता है, जिस पर नाभिक का पकड़ बड़ा तगड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, संबद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और दूरी बढ़ा तो पकड़ कमजोर, और पकड़ कमजोर तो इसको छोड़ के ही कहीं भी घूमना शुरू कर देगा। और शुरू कर देगा तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं?
मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? फिर से आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और ऋण आवेश का मुख्य स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेश का मुख्य स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, धन आवेश का मुख्य स्रोत हो गया प्रोटॉन। ठीक है, धन आवेश का मुख्य स्रोत है प्रोटॉन और ऋण आवेश का मुख्य स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखिए, यहां देखिए, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? -1.6। यहां परिमाण दोनों का बराबर, चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। तो यह हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? यह होता है कितना? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यह होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। फिर से देखेंगे, आवेश कितने प्रकार के? दो, धनावेश, ऋण आवेश। धनावेश का मुख्य स्रोत क्या है? तो धनावेश का मुख्य स्रोत क्या है? तो धनावेश का मुख्य स्रोत कौन है? प्रोटॉन। ठीक, और ऋणावेश का मुख्य स्रोत कौन है? इलेक्ट्रॉन। यह है धनावेश का मुख्य स्रोत, यह है ऋणावेश का मुख्य स्रोत। अब यहां से यह देखते हैं कि प्रोटॉन जो है इस पर कितना आवेश है? तो प्रोटॉन पर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो यह होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आइए फिर से देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। ये देखिए, चार्ज या आवेश हो गया कितने प्रकार के? दो। एक हो गया धन आवेश, एक हो गया ऋण आवेश। धन आवेश का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है प्रोटॉन। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, प्रोटॉन पर कितना आवेश, सब क्लियर है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो सब पदार्थ में होता है, सब मैटर में होता है। जितने पदार्थ है सब में क्या है? तो सब में अणु है। अणु से मिलकर बना। अणु किससे मिलकर बना? परमाणु से मिलकर बना। और परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। और नाभिक में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। अभी तुरंत बताए थे। चलिए आइए अब यहां टॉपिक पर आते हैं। यहां पर क्या है? यहां हम लोग पढ़े वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत आवेश समझ गए, इसके प्रकार समझ गए, इसके गुण क्या है। तो पहला में क्या पढ़े? विद्युत आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। फिर क्या पढ़े? विद्युत आवेश क्या होते हैं? क्वांटमीकरण होते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? Q = +-Ne। Q = +-Ne। और क्या है? आवेश, यहां आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करेगा। और क्या होता है? आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है। आवेशों को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका बीजगणितीय योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे मेन बात ये जरूर याद रखिएगा कि बिना द्रव्यमान का आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु है आपके पास, तो किसी भी वस्तु में, यहां दो वस्तु है, तो मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गया? कम। तो प्रोटॉन ज्यादा मतलब प्लस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम मतलब माइनस कम है, तो इस वस्तु को हम लोग कहेंगे धनावेशित। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की संख्या अगर कम है, ठीक, अगर कम है, तो ये वस्तु जो है ये क्या होगा? ऋणात्मक वस्तु कहलाएगा, ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब माइनस ज्यादा है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उससे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है मतलब उस पर क्या ज्यादा हो गया? प्लस ज्यादा है, और माइनस का है कम है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगा? धनात्मक वस्तु कहलाएगा। अब आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या हुआ? देखिए,
देखिए यहां पर क्या है कि यहां दो वस्तु हैं आपके पास, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ें कि कभी भी ट्रांसफर कौन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आपको प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, ये नाभिक से बाहर नहीं निकलेगा। कभी भी ट्रांसफर होगा तो कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। तो मान लीजिए कि अगर यहां पर दो वस्तु है, तो अगर ए वस्तु से आवेश निकलकर बी वस्तु पर गया, ए से आवेश निकला और किस पर गया, बी पर गया, तो जब भी जाएगा तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब कौन सा आवेश, माइनस आवेश जाएगा। क्या जाएगा, माइनस। अगर ये न्यूट्रल है मतलब इस पर प्लस और माइनस की मात्रा क्या था, ज्यादा। इस पर भी प्लस माइनस की मात्रा पहले से क्या था, ज्यादा। जब आवेश कोई इससे इस पर आप भेजे, मतलब इलेक्ट्रॉन को भेज दिए, इलेक्ट्रॉन को भेज दिए तो इस पर ज्यादा अब क्या हो गया, माइनस। इस पर ज्यादा अब क्या हो गया, इसमें पहले से बराबर था माइनस, इससे कुछ उसमें चला गया, इलेक्ट्रॉन कुछ उसमें चला गया, तो इसमें ज्यादा क्या हो गया, प्लस। तो क्या होता है कि जब दो वस्तुओं में आवेशों का स्थानांतरण होता है तो जिस वस्तु से आवेश निकलता है उसे धनावेशित वस्तु, और जिस वस्तु पर आवेश जाता है उसे ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिससे आवेश जा रहा है उसे इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उस पर धनावेश ज्यादा हो गया, और जिस पर गया उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब ऋणावेश उस पर क्या हो गया, ज्यादा। तो ऋणावेश ज्यादा हो गया तो ऋणात्मक हो गया, और धनावेश इस पर ज्यादा हो गया तो धनात्मक हो गया। ठीक है। अब आइए यहां देखते हैं, यहां पर क्या है, आवेश समझ गए। आवेश कितने प्रकार के हैं यह पता आपको चल गया, आवेश के गुण पता हो गया, यहां धनावेश और यहां ऋणावेशित वस्तु कब होगा वो कंडीशन आप समझ गए। अब यहां पर है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व किसे कहेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो आवेश घनत्व किसको कहेंगे, तो किसी भी वस्तु के आकृति के आधार पर जब आवेशों का वितरण किया जाता है तो इसे हम आवेश घनत्व कहते हैं। किसी भी वस्तु के आकृति के आधार पर आवेशों का वितरण आवेश घनत्व कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, तीन टाइप के होंगे। पहला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा रैखिक आवेश घनत्व और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब आइए इसे समझ लेते हैं एक बार। यहां पर देखिए, अब क्या है कि अगर किसी भी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर अगर आवेशों का वितरण किया जाए, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों का अगर वितरण किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों का वितरण रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, लेम्डा से, और लेम्डा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एल। अब क्यू क्या है, आवेश, आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलॉम। लंबाई का SI मात्रक क्या है, मीटर। तो ये क्या बन गया, कूलॉम प्रति मीटर। मीटर ऊपर गया, क्या बन गया, प्रति मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां से लेम्डा इक्वल टू आप जब लिख रहे हैं Q बाई एल, तो Q आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, L। तो यहां पर आप क्या लिख दिए, AT बाई एल। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ATL का पावर -1, ATL का पावर -1। ठीक है, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए वॉल्यूम, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहेंगे, क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अगर किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों का वितरण हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों का वितरण हो, तो ये आवेश घनत्व क्या कहलाता है, लीनियर, ये आवेश घनत्व क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पृष्ठीय या क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, a है, इसका क्षेत्रफल कितना है, a है। ठीक, अब इसे किससे डिनोट करते हैं, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई, किस पर अबरी है, यहां पर क्षेत्रफल पर, एरिया पर, तो Q बाई a। अब यूनिट क्या होगा, तो आवेश का SI मात्रक कूलॉम और यहां क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर।
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए, Q बाई ए। अब आवेश का यहां विमीय सूत्र क्या होगा, AT। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। और यहां क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या होगा, तो क्षेत्रफल में दो लंबाई होते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां क्या हो गया, L का पावर 2। तो ये क्या बन गया, AT L का पावर -2। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और बच गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में अगर रहे, इसके पूरे वॉल्यूम में रहेगा, ठीक, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं कि किसी भी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में है तो आयतन भी है, और भी कहां आ जाएगा इस कंडीशन में, नीचे। तो प्रति एकांक आयतन है तो भी आ गया नीचे, ऊपर क्या रहेगा, आवेश। तो यहां रो इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई भी। अब Q क्या है, आवेश, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम। और भी क्या है, आयतन, आयतन का SI मात्रक मीटर क्यू। तो ये हो गया कूलॉम प्रति मीटर क्यू। अब इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या होगा, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। और यहां आयतन का क्या होता है, L का पावर 3। तो अब यहां पर क्या हो गया, AT, और ये ऊपर गया तो L का पावर कितना हो गया, -3। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो गए आवेश घनत्व। देखिए अब क्या क्लियर हो गया, आपका आवेश घनत्व क्लियर है, आवेश के प्रकार क्लियर हो गए, आवेश के गुण क्लियर हो गया। ठीक, अब आपका बच गया आवेश का विमीय सूत्र। ठीक, आवेश का विमीय सूत्र भी हो गया। ठीक, अब यहां विद्युत क्षेत्र आपका बच गया और कूलॉम का नियम। चलिए कूलॉम का नियम देख लेते हैं, कूलॉम का नियम देख लेते हैं कम से कम। आइए कूलॉम का नियम देखेंगे तो यहां पर क्या है, देखिए कूलॉम के नियम में क्या था कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक एक थे कूलॉम। ठीक, उन्होंने 1785 में, कितना में, 1785 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, वो क्या किए, यहां पर जब दो चार्ज को, दो आवेश को उन्होंने रखा, तो एक आवेश यहां Q1 ले लिए और एक आवेश उन्होंने Q2 ले लिया। अब क्या देख रहे हैं कि Q1 इधर भाग रहा है, Q2 इधर भाग रहा है। अब दोनों एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं किए थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे पर बल लगाया। जब उन्होंने बल लगाया तो फिर देखा कि अच्छा चलो कुछ आवेश को बदल के देखते हैं। इस बार उन्होंने एक साइड में क्या लिया, धनावेश, और दूसरे साइड में ऋणावेश। उसके बाद उन दोनों ने आकर्षण बल लगाया। ठीक, अब यहां पर इन प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या नियम दिया और क्या पाया, तो यहां समझिए। उन्होंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F जो होता है वो उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 Q2। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आवेशों के मान को बढ़ाया जाए, मतलब जब उनका गुणनफल बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होगा उसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब आवेशों के बीच के दूरी को बढ़ा दे रहे हैं तो बल का मान क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बीच के दूरी को बढ़ाए तो बल का मान क्या हो गया, कम। अब बल का मान कम हुआ तो इस आधार पर उन्होंने क्या नियम दिया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, उन आवेशों के बीच की दूरी कितना है, r। तो उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया समीकरण सेकंड। ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अगर इन दोनों समीकरण को मिला दिया जाए तो समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या मिल जाता है कि F यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। मतलब F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब समानुपाती को हटाना है तो कुछ ना कुछ नियतांक लेना पड़ेगा, कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर कांस्टेंट में क्या आता है, K आ गया। अब यहां से F इक्वल टू K और फिर क्या है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
k का वैल्यू कितना होगा। तो k का वैल्यू कितना होता है, तो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना वैल्यू होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से यूनिट कैसे निकाले, तो k का यूनिट निकालना है, आर स्क्वायर यहां आ गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। अब इस वाले वैल्यू को अगर हम लोग यहां रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, k का वैल्यू है, इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। ठीक है, अब यहां एक नया चीज आपको नजर आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या होगा, आइए यूनिट पहले निकाल के देख लेते हैं। आपको पता है फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखें तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां एसआई यूनिट बैठाइए, आवेश का एसआई यूनिट क्या है, कूलम। एक और आवेश है तो एक और कूलम, 1/4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका यूनिट डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ये है बल, बल का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और ये आर क्या है, दूरी, और दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर, और आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया यूनिट, तो यहां बैठा देंगे न्यूटन और यहां पर न्यूटन, फिर क्या है पर मीटर स्क्वायर और क्या है कूलम। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, तो यहीं से निकाल लेंगे। यहां से क्या है, यहां आवेश गुना आवेश, चार्ज इंटू चार्ज, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला 80 इंटू एक और आवेश है तो इसका भी क्या लिखेंगे 80, फिर y, उसके बाद क्या है 1/4 पाई का नहीं होगा। बल का क्या होता है, mlt का पावर -2, फिर क्या है दूरी, दूरी का क्या होता है l, और दूरी का स्क्वायर तो l का स्क्वायर मतलब पावर 2। अब यहां से क्या कर देंगे, m ऊपर गया तो m का पावर -1, l यहां 2 और 1 यहां 3, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, ऊपर गया तो -3। उसके बाद क्या है, तो यहां से t देखिए तो -2 नीचे है, ऊपर गया तो t का पावर 2, एक 3 और एक 4, तो यहां से t का पावर कितना हो गया 4, a इंटू a क्या हो गया a का पावर 2। ठीक है, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट को जान लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। ठीक, यहां पर क्या हो गया, आपने अभी क्या समझ लिया, कूलम का नियम, इस नियम को समझ लिए हम लोग। अब क्या बच गया, कूलम का बल जो है वो कैसा होता है, संरक्षित होता है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, और क्रिया प्रतिक्रिया का ये क्या होता है, जोड़ा होता है। एप्सिलॉन नॉट जो पढ़े वो क्या है, देखिए यह भी एप्सिलॉन नॉट जो पढ़े वो क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, और इसका मान कितना 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ज्यादा क्लास, अगले क्लास में ज्यादा जानकारी और अभी प्राप्त करेंगे। कल भी जुड़िए और रोज इस चैनल पर वीडियो आते रहेगा और आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।